एक आम इंसान की जिंदगी में अचानक ऐसा भूचाल आ सकता है, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। वेस्ले नाम का एक बेहद सीधा और दब्बू किस्म का युवक एक दिन बैंक के एटीएम मशीन पर पैसे निकालने जाता है। जैसे ही वह स्क्रीन पर अपना बैंक बैलेंस देखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जिस खाते में कुछ घंटे पहले चंद डॉलर भी मुश्किल से थे, वहां अचानक 36,45,000 डॉलर से भी ज्यादा की रकम दिखाई दे रही थी। इतनी बड़ी रकम देखकर कोई भी इंसान खुशी से झूम उठता, लेकिन वेस्ले ने समझदारी दिखाई। वह चुपचाप बिना किसी से कुछ कहे अपने दफ्तर लौट आया और रोज की तरह अपने घिसे पिटे कंप्यूटर के सामने बैठकर काम करने लगा। दफ्तर का माहौल उसके लिए किसी नर्क से कम नहीं था। उसकी बॉस जेनिस एक बेहद गुस्सैल और चिड़चिड़ी महिला थी, जो हर वक्त वेस्ले पर चिल्लाती रहती थी। वह वेस्ले के डेस्क के पास आकर पूरे दफ्तर के सामने उसके काम, उसकी क्षमता और उसकी शख्सियत का मजाक उड़ाने लगी। वह उसे हर तरह से नीचा दिखा रही थी, लेकिन आज वेस्ले के अंदर कुछ बदल चुका था। बैंक खाते में पड़ी उस अकूत धनराशि ने उसके सालों से दबे हुए स्वाभिमान को जगह दिया था। अब वह और ज्यादा अपमान सहने के मूड में बिल्कुल नहीं था। गुस्से के मारे उसकी गर्दन और माथे की नसें फूल गईं। अचानक वेस्ले ने अपनी बॉस के मुंह पर जोर से चिल्लाकर कहा कि वह अपना बकवास मुंह बंद रखे। पूरे दफ्तर में सन्नाटा छा गया। वेस्ले खड़ा हुआ और अपनी बॉस की औकात याद दिलाते हुए बरसों की भड़ास निकाल दी। उसने कहा कि जरा सी ताकत मिलते ही वह खुद को दिलाने को बरदान कर दिया। खुदा समझने लगी है और दूसरों को अपने इशारों पर नचाती है। इसके बाद वेस्ले ने अपना सामान उठाया और जाने लगा। रास्ते में उसे अपना वह सहकर्मी दिखा जो पीठ पीछे उसकी गर्लफ्रेंड के साथ चक्कर चला रहा था। वेस्ले ने बिना कुछ सोचे समझे अपना भारी भरकम कीबोर्ड उठाया और पूरी ताकत से उस सहकर्मी के मुंह पर दे मारा। दफ्तर के सभी कर्मचारी हक्के बक्के रह गए और वेस्ले शान से अपनी नौकरी को लात मारकर वहां से बाहर निकल गया। दरअसल वेस्ले अब तक खुद को एक आम और नाकाम इंसान समझता आ रहा था, जिसे उसका सबसे अच्छा दोस्त धोखा दे रहा था और उसकी गर्लफ्रेंड उसकी इज्जत नहीं करती थी। लेकिन वह इस कड़वे सच से पूरी तरह अनजान था कि वह कोई आम इंसान नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे खूंखार और माहिर शार्प शूटर का बेटा है। उसके पिता ने उसे बचपन में ही छोड़ दिया था, इसलिए वेस्ले को अपने खानदान और अपनी रगों में दौड़ रहे खून के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वेस्ले के पिता, जिनका नाम क्रॉस था, दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों के गुप्त संगठन के सदस्य थे। कुछ दिनों पहले ही शहर की एक गगनचुंबी इमारत में उन पर कई स्नाइपर्स ने एक साथ हमला कर दिया था। आम इंसान ऐसी स्थिति में घबरा जाता, लेकिन क्रॉस ने जान बचाने के लिए भागने के बजाय कांच की विशाल खिड़की को तोड़ा और सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर एक इमारत से दूसरी इमारत की तरफ छलांग लगा दी। हवा में तैरते हुए ही उन्होंने अपनी पिस्टल निकाली और पलक झपकते ही सामने वाली इमारत में छिपे तीनों स्नाइपर्स को गोलियों से भून दिया। लेकिन उनका मुकाबला किसी आम कातिल से नहीं था। कई मील दूर एक छोटी सी झोपड़ी में छिपा एक और रहस्यमयी स्नाइपर सब कुछ देख रहा था। उसने एक ऐसी तकनीक से गोली चलाई जो हवा में अपना रास्ता बदलती हुई आई और सीधे क्रॉस के सिर को पार कर गई। क्रॉस की वहीं मौके पर ही मौत हो गई। इधर वेस्ले को इन सब बातों की कोई खबर नहीं थी। नौकरी छोड़ने के बाद वह एक सुपरमार्केट में रोजमर्रा का सामान खरीदने गया था। तभी उसके पास फॉक्स नाम की एक बेहद खूबसूरत और रहस्यमयी महिला आती है। फॉक्स वेस्ले के बिल्कुल करीब आकर धीरे से कहती है कि उसके पिता की हत्या कर दी गई है और जिस कातिल ने उसके पिता को मारा है वह इस वक्त उसी सुपरमार्केट में उसके ठीक पीछे खड़ा है। वेस्ले अभी इस बात को समझ भी नहीं पाया था कि फॉक्स उसे नीचे धक्का देती है और पीछे खड़े कातिल पर गोलियां चलाना शुरू कर देती है। सुपरमार्केट में गोलियों की तड़तड़ाहट से भगदड़ मच जाती है। वेस्ले डर के मारे जमीन पर रेंगता हुआ भागने की कोशिश करता है, लेकिन कातिल एक बड़ा सा ट्रक लेकर सीधे दुकान के अंदर घुस आता है और वेस्ले को कुचलने की कोशिश करता है। ठीक उसी वक्त फॉक्स अपनी चमचमाती लाल रंग की स्पोर्ट्स कार लेकर वहां पहुंचती है और वेस्ले को गाड़ी में खींच लेती है। इसके बाद शहर की सड़कों पर गोलियों और रफ्तार का एक भयानक खेल शुरू होता है। कातिल बड़े ट्रक से उनका पीछा कर रहा होता है। फॉक्स अपनी कार का सामने का शीशा गोलियों से तोड़ देती है। कार के एक्सीलेटर पर अग्निशामक सिलेंडर फायर एक्सटिंग्विशर रखकर गाड़ी की स्पीड बढ़ा देती है और वेस्ले को स्टीयरिंग व्हील पकड़ने को कहती है। फॉक्स खुद बोनट पर उल्टी लेटकर पीछे आ रहे कातिल पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगती है। कातिल भी कम नहीं था। वह एक बस के बगल से गोली चलाता है जो हवा में मुड़ती हुई सीधे फॉक्स की कार के टायर में जा लगती है। आगे रास्ते पर पुलिस ने नाकाबंदी कर रखी थी। फॉक्स अपनी कार को एक पुलिस वाहन के ऊपर से उछालती है। कार हवा में कई कलाबाजियां खाते हुए एक दूसरी चलती बस के ऊपर से गुजरती है और सुरक्षित जमीन पर आ गिरती है। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले कार चेस के बाद वेस्ले डर और घबराहट के मारे गाड़ी में ही बेहोश हो जाता है। जब वेस्ले को होश आता है तो वह खुद को एक विशाल
विशाल, पुरानी और सुनसान कपड़ा मिल के अंदर पाता है। वहाँ उसके आसपास कई अजीब और रहस्यमयी लोग खड़े थे। वेस्ले घबराकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन फॉक्स उसका रास्ता रोक लेती है। तभी काले सूट में स्लोन नाम का एक प्रभावशाली बुजुर्ग सामने आता है। स्लोन बिना कोई भूमिका बनाए वेस्ले के हाथ में एक भारी बंदूक थमा देता है और सामने रखे कचरे के डिब्बे की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वहाँ उड़ रही मक्खियों के पंखों पर निशाना लगाओ। वेस्ले को लगता है कि यह कोई भद्दा मजाक है। वह कहता है कि किसी उड़ती हुई मक्खी के पंख पर निशाना लगाना नामुमकिन है। तभी स्लोन का एक आदमी पीछे से आकर वेस्ले के सिर पर लोडेड बंदूक तान देता है और चेतावनी देता है कि अगर उसने निशाना नहीं लगाया तो वह तुरंत उसका भेजा उड़ा देगा। मौत को इतने करीब देखकर वेस्ले का दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है। उसका तनाव और घबराहट अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। लेकिन इसी घबराहट के बीच वेस्ले के शरीर में एक अजीब सा बदलाव होता है। उसकी आंखों की रोशनी तेज हो जाती है, दिल की धड़कनें प्रति मिनट 400 तक पहुंच जाती हैं और उसके लिए आसपास की पूरी दुनिया एकदम धीमी स्लो मोशन गति में चलने लगती है। उसे उड़ती हुई मक्खियां भी एक जगह रुकी हुई सी दिखाई देने लगती हैं। दबाव में आकर वेस्ले ट्रिगर दबा देता है। जब वेस्ले अपनी हथेली देखता है तो वहाँ 3 मक्खियां पड़ी थीं और आश्चर्यजनक रूप से उन तीनों के पंख गोली से कटकर अलग हो चुके थे, जबकि मक्खियां जिंदा थीं। स्लोन मुस्कुराता है और वेस्ले को सच्चाई बताता है। वह कहता है कि वेस्ले को अक्सर जो घबराहट और दिल की तेज धड़कन के दौरे पड़ते थे वह कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि उसके पिता से मिला एक दुर्लभ वरदान था। यह एक ऐसी क्षमता है जो दुनिया में सिर्फ गिने चुने लोगों के पास होती है, जिससे वे आम इंसानों की तुलना में 1000 गुना तेजी से सोच सकते हैं, देख सकते हैं और प्रतिक्रिया दे सकते हैं। स्लोन बताता है कि उसके पिता दुनिया के सबसे बेहतरीन हत्यारे थे और उनके पास द फ्रेटर्निटी यानी असासिन ब्रदरहुड नाम के एक प्राचीन गुप्त संगठन की कमान थी। स्लोन वेस्ले को अपने पिता की विरासत संभालने और बताता है कि उसके पिता दुनिया की बात कर सकती है इस संगठन में शामिल होने का न्योता देता है। शुरुआत में वेस्ले इस अजीब सी दुनिया से डरकर भाग जाता है और अपने पुराने दफ्तर लौट जाता है, लेकिन वहां जाकर जब वह अपने कंप्यूटर पर अपना बैंक खाता चेक करता है तो उसे एहसास होता है कि उसके खाते में आया लाखों डॉलर का धन वास्तव में उसके पिता की संपत्ति थी, जो उनके जाने के बाद वेस्ले के नाम ट्रांसफर हुई थी। इसके बाद जब वह बाहर निकलता है तो अखबारों और पोस्टरों पर अपनी और फॉक्स की तस्वीरें देखता है। पुलिस उन्हें भगोड़ा घोषित कर चुकी थी। अब वेस्ले के पास अपनी पुरानी जिंदगी में लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। वह खुद अपनी मर्जी से फॉक्स के साथ वापस उस गुप्त ठिकाने पर चला जाता है। वहाँ शुरू होती है वेस्ले की अब तक की सबसे खौफनाक और दर्दनाक ट्रेनिंग। एक आम और कमजोर इंसान को एक घातक हत्यारा बनाने के लिए संगठन के उस्ताद उस पर कोई तरस नहीं खाते। ट्रेनिंग का पहला पार्ट होता है शारीरिक सहनशक्ति बढ़ाना। एक विशालकाय कसाई जैसी काठी का पहलवान वेस्ले को तब तक बेरहमी से पीटता है जब तक कि वह अधमरा होकर गिर न पड़े। जब वेस्ले का शरीर लहूलुहान हो जाता है तो उसे एक विशेष मोम और दूध जैसे सफेद तरल पदार्थ से भरे हीलिंग बाथ औषधीय टब में डाल दिया जाता है। यह जादुई दवा वेस्ले के गहरे से गहरे घावों और टूटी हड्डियों को महज कुछ घंटों में पूरी तरह ठीक कर देती है। अगले चरण में उसे धारदार हथियारों और चाकुओं से बचाव की ट्रेनिंग दी जाती है। कसाई खानों के बीच लटकते गोश्त के टुकड़ों के बीच उसे चाकुओं के वार से बचना सिखाया जाता है। इस दौरान भी वह कई बार गंभीर रूप से घायल होता है, लेकिन हर बार हीलिंग बाथ उसे नया जीवन दे देता है। इसके बाद शुरू होती है सबसे महत्वपूर्ण और कठिन तकनीक, कर्विंग द बुलेट, यानी गोली को सीधा चलाने के बजाय हवा में घुमावदार रास्ते पर मोड़ना। फॉक्स और स्लोन उसे एक लटके हुए सुअर के मांस के पीछे छिपे हुए टारगेट बोर्ड पर निशाना लगाने को कहते हैं। वेस्ले समझ नहीं पाता कि सीधे सामने लटके गोश्त को नुकसान पहुंचाए बिना उसके पीछे लगे बोर्ड पर गोली कैसे मारी जाए। तब स्लोन खुद बंदूक उठाता है। वह अपने हाथ को एक झटके के साथ घुमाते हुए ट्रिगर दबाता है। गोली सीधी जाने के साथ हज़ोर में महलानी आए, बजाय हवा में एक वृत्त बनाती हुई सुअर के मांस को बाईपास करके सीधे पीछे लगे बोर्ड के सटीक केंद्र 10 नंबर पर जा लगती है। स्लोन वेस्ले से कहता है कि अपनी आंखों पर भरोसा मत करो, अपने अंदर की आवाज और अपनी सहज बुद्धि को तुम्हें रास्ता दिखाने दो। इसके साथ ही वेस्ले को अपनी प्रतिक्रिया क्षमता, रिफ्लेक्स को चरम सीमा पर ले जाने के लिए कपड़ा बुनाई की एक बेहद तेज मशीन के सामने खड़ा किया जाता है। मशीन के अंदर लकड़ी का एक शटल बेहद तेज गति से दाएं से बाएं घूम रहा होता है। वेस्ले से कहती है कि बिना धागों को तोड़े या अपने हाथ को जख्मी किए उस उड़ते हुए शटल को नंगे हाथों से पकड़ो। वेस्ले कई बार कोशिश करता है, लेकिन हर बार उसके हाथ कट जाते हैं और वह नाकाम हो जाता है। लगातार मिलती नाकामी और शारीरिक प्रताड़ना से टूटकर वेस्ले हार मान लेता है और वहां से भागने लगता
लगता है। तभी स्लोन उसे रोकता है और मिल के एक गुप्त कमरे में ले जाता है। वह कमरा वेस्ले के बचपन के कमरे की बिल्कुल हूबहू नकल था। कमरे का हर फर्नीचर, सजावट और खिड़की का खाका ठीक वैसा ही था जैसा वेस्ले के घर में था। स्लोन वेस्ले को बताता है कि उसके पिता ने भले ही उसे दूर से देखा हो, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी वेस्ले पर नजर रखी थी और वे उससे बहुत प्यार करते थे। अपने पिता के इस प्रेम और उनकी यादों को देखकर वेस्ले का मन बदल जाता है। स्लोन उसे बताता है कि उसके पिता की हत्या करने वाले गद्दार का नाम क्रॉस कहा जाता है और मैं बहुत बड़ा बजूर है, वो भारत की है जो कभी इसी संगठन का हिस्सा था लेकिन बाद में बाकी हो गया था। अब वेस्ले के दिल में अपने पिता का बदला लेने का जुनून सवार हो जाता है। वह दोगुनी ताकत और लगन से ट्रेनिंग में जुट जाता है। अब उसकी सहन शक्ति इतनी बढ़ चुकी थी कि उसे पीटने वाले उस्ताद खुद उसके हाथों पिटने लगते हैं। वह कुछ ही दिनों में चाकूबाजी में माहिर हो जाता है। अगली बार जब वह बुनाई मशीन के सामने खड़ा होता है तो स्लो मोशन क्षमता का इस्तेमाल करके वह हवा में उड़ते हुए शटल को बिना किसी धागे को नुकसान पहुंचाए एक झटके में पकड़ लेता है और अंत में वह अपनी कलाई को सही कोण पर घुमाकर गोली को हवा में मोड़ने की कला कर्व बुलेट में भी महारत हासिल कर लेता है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद स्लोन वेस्ले को संगठन के सबसे पवित्र और गुप्त कमरे में ले जाता है। वहाँ एक विशाल सदियों पुरानी बुनाई मशीन रखी थी जिसे लूम ऑफ फेट कहा जाता था। स्लोन बताता है कि यह कोई साधारण मशीन नहीं है। यह मशीन कपड़ा बुनते समय धागों की बुनाई में बाइनरी कोड के रूप में कुछ खास गलतियां छोड़ती है। जब उन गलतियों को डिकोड किया जाता है तो अंग्रेजी के अक्षर और नाम निकल कर आते हैं। यह मशीन भविष्य देख सकती है और उन लोगों के नाम तय करती है जो भविष्य में समाज के लिए खतरा बनने वाले हैं या कोई बड़ा अपराध करने वाले हैं। संगठन का काम मशीन द्वारा दिए गए नामों वाले व्यक्तियों को अपराध करने से पहले ही खत्म करना है ताकि हजारों बेगुनाहों की जान बचाई जा सके। स्लोन वेस्ले को उसका पहला आधिकारिक टारगेट देता है रॉबर्ट डीन नाम का एक व्यक्ति। फॉक्स वेस्ले को लेकर शहर की एक ऊंची इमारत की छत पर जाती है जहां से सामने वाले दफ्तर में बैठा रॉबर्ट साफ दिखाई दे रहा था। वेस्ले अपनी स्नाइपर राइफल से निशाना साधता है लेकिन ऐन वक्त पर उसका हाथ कांपने लगता है। वह सोचता है कि किसी ऐसे अजनबी को मारना कितना सही है जिसे वह जानता तक नहीं और जिसने अभी तक उसके सामने कोई अपराध नहीं किया है। तभी फॉक्स उसके पास आती है और उसे समझाती है। फॉक्स बताती है कि जब वह छोटी थी तब उसके पिता की आंखों के सामने एक अपराधी ने हत्या कर दी थी। अगर उस अपराधी को समय रहते मार दिया गया होता तो उसके पिता आज जिंदा होते। फॉक्स कहती है, एक इंसान को मारकर अगर हम 1000 बेगुनाहों की जान बचा सकते हैं तो यह पाप नहीं बल्कि धर्म है। फॉक्स की बातें वेस्ले के दिल में उतर जाती हैं। वह अपना ध्यान केंद्रित करता है, कलाई घुमाता है और खिड़की के शीशे को बचाते हुए एक घुमावदार गोली चलाता है जो सीधे रॉबर्ट के सिर में जा लगती है। वेस्ले का पहला मिशन पूरा हो जाता है। इसके बाद वेस्ले को एक के बाद एक कई टारगेट दिए जाते हैं। वह हर मिशन को बेहद सफाई और क्रूरता से अंजाम देता है। वह अब एक साधारण इंसान से बदलकर दुनिया का सबसे खतरनाक पेशेवर हत्यारा बन चुका था। लेकिन उसके मन में लगातार एक ही सवाल घूम रहा था कि स्लोन उसे उसके पिता के कातिल क्रॉस को मारने की इजाजत कब देगा। हर बार जब वह स्लोन से क्रॉस के बारे में पूछता, स्लोन कह देता कि अभी सही समय नहीं आया है। आखिरकार वह दिन भी आ जाता है। वेस्ले रात के समय एक सुनसान सड़क पर बैठा आराम कर रहा होता है कि अचानक उस पर गोलियां चलने लगती हैं। हमलावर कोई और नहीं बल्कि क्रॉस था। वेस्ले तुरंत अपनी कार के पीछे छिपकर जवाबी फायरिंग करता है। दोनों के बीच तीखी झड़प होती है लेकिन क्रॉस अचानक गायब हो जाता है। वेस्ले बदला लेने के जुनून में उसका पीछा करता है। रास्ते में क्रॉस एक पैसेंजर ट्रेन में सवार हो जाता है। वेस्ले भी बिना वक्त गंवाए बंदूक थामे ट्रेन के अंदर घुस जाता है। ट्रेन के डिब्बे के अंदर दोनों दिग्गजों का आमना सामना होता है। दोनों एक दूसरे पर अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं। गोलियां हवा में एक दूसरे से टकराकर चटकाने लगती हैं। डिब्बे में मौजूद आम यात्री डर के मारे चीखने चिल्लाने लगते हैं। इसी बीच फॉक्स एक चोरी की कार लेकर ट्रेन का पीछा कर रही होती है। वह अपनी कार को सड़क से उछालकर सीधे चलती ट्रेन की खिड़की को तोड़ते हुए डिब्बे के अंदर घुसा देती है। कार के डिब्बे में घुसते ही ट्रेन का संतुलन बिगड़ जाता है। ट्रेन एक बहुत गहरे पहाड़ी दर्रे और खाई के ऊपर बने लोहे के विशाल पुल पर दौड़ रही होती है। भीषण टक्कर और खराबी के कारण ट्रेन पटरी से उतर जाती है। ट्रेन के पीछे के डिब्बे एक एक करके पटरी से उखड़कर नीचे अथाह खाई में गिरने लगते हैं। चीख पुकार के बीच पूरा पुल हिलने लगता है। वेस्ले जिस डिब्बे में था वह टूटकर खाई की ओर लटक जाता है। डिब्बे का फर्श सीधा खड़ा हो जाता है और वेस्ले फिसलकर सीधे खाई में गिरने लगता है। मौत उसके सामने खड़ी थी। ठीक उसी पल ऊपर खड़े क्रॉस ने छलांग लगाई और अपनी पूरी
पूरी ताकत से वेस्ले का हाथ पकड़ लिया। क्रॉस खुद घायल था, फिर भी उसने वेस्ले को नीचे गिरने से बचा लिया। लेकिन वेस्ले के दिमाग पर तो सिर्फ अपने पिता की हत्या का बदला लेने का भूत सवार था। जैसे ही क्रॉस उसे ऊपर खींचता है, वेस्ले अपनी दूसरी जेब से बंदूक निकालता है और बिना एक पल गंवाए सीधे क्रॉस की छाती में गोली मार देता है। गोली लगते ही क्रॉस के मुंह से खून बहने लगता है। इसके बावजूद क्रॉस अपनी पूरी ताकत लगाकर वेस्ले को डिब्बे के अंदर सुरक्षित खींच लेता है। ट्रेन का वह डिब्बा दो चट्टानों के बीच फंसकर रुक जाता है। छाती में गोली लगने के बावजूद क्रॉस वेस्ले की तरफ देखता है। उसकी आंखों में नफरत नहीं बल्कि बेइंतहा दर्द और प्यार था। क्रॉस अपनी आखिरी सांसें लेते हुए वेस्ले से कहता है, स्लोन ने तुमसे झूठ बोला था। मैंने तुम्हारे पिता को नहीं मारा, बल्कि मैं ही तुम्हारा असली पिता हूँ। यह सुनते ही वेस्ले के होश उड़ जाते हैं। उसे लगता है कि क्रॉस मरने से पहले उसे गुमराह करने के लिए झूठ बोल रहा है। लेकिन तभी वहाँ फॉक्स आ पहुँचती है। फॉक्स की आंखें झुकी हुई थीं। वह क्रॉस की बात की पुष्टि करती है और कड़वा सच बयां करती है। फॉक्स बताती है कि कुछ साल पहले बुनाई मशीन से जो नाम निकला था वह किसी अपराधी का नहीं बल्कि खुद संगठन के चीफ स्लोन का था। मशीन ने स्लोन की मौत का फरमान सुनाया था, लेकिन स्लोन अपनी सत्ता और जिंदगी खोना नहीं चाहता था। उसने उस नाम को छिपा दिया और अपनी हवस के लिए नकली नाम बनाकर लोगों की सुपारी नहीं माथा, नकली नाम बनाकर को लेने लगा। वह संगठन को पैसों के लिए इस्तेमाल करने लगा। क्रॉस को जब स्लोन के इस भयानक धोखे का पता चला तो वह संगठन के खिलाफ हो गया और बागी बन गया। वह स्लोन को मारना चाहता था। स्लोन जानता था कि दुनिया का कोई भी हत्यारा क्रॉस को नहीं हरा सकता। साथ ही स्लोन यह भी जानता था कि एक बाप कभी अपने सगे बेटे पर गोली नहीं चलाएगा। इसलिए स्लोन ने वेस्ले को चुना। उसने वेस्ले का ब्रेन वॉश किया, उसे झूठी कहानियां सुनाई और उसे अपने ही सगे बाप का कातिल बना दिया। क्रॉस जब भी वेस्ले के करीब आता था तो वह उसे मारने के लिए नहीं बल्कि फॉक्स और संगठन के चंगुल से बचाने के लिए आता था। सुपरमार्केट में भी वह वेस्ले को बचाने आया था, लेकिन फॉक्स ने माहौल ऐसा बना दिया कि वेस्ले ने क्रॉस को अपना दुश्मन मान लिया। यह सब सुनते ही वेस्ले की दुनिया तबाह हो जाती है। उसने अपने ही हाथों अपने सगे पिता की हत्या कर दी थी, जो जिंदगी भर दूर रहकर भी उसकी सुरक्षा कर रहे थे। फॉक्स वेस्ले से कहती है कि अब बुनाई मशीन में वेस्ले का नाम भी आ चुका है, इसलिए उसे भी मरना होगा। वेस्ले अपनी आंखें बंद करता है और अपनी बंदूक से ट्रेन की खिड़की का शीशा तोड़कर सीधे नीचे बहती हुई तेज पानी की नदी में छलांग लगा देता है। नदी की तेज धार वेस्ले को बहाकर ले जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह खुद को फिर से एक मोम वाले हीलिंग टब में पाता है। उसके सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा था जो क्रॉस का बेहद वफादार साथी और विशेष गोलियां बनाने वाला कारीगर था। उसी ने वेस्ले को नदी से निकालकर बचाया था। वह बुजुर्ग वेस्ले को उसके पिता क्रॉस के असली घर ले जाता है। वह घर किसी और जगह नहीं बल्कि वेस्ले के पुराने अपार्टमेंट के ठीक सामने वाली इमारत में था। वेस्ले खिड़की से बाहर देखता है तो उसे अपना पुराना कमरा साफ दिखाई देता है। वह फूट फूट कर रोने लगता है। उसे एहसास होता है कि उसके पिता ने उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा था। हर रात खिड़की पर बैठकर दूरबीन से अपने बेटे को देखा करते थे और उसकी रक्षा करते थे। उस घर के एक गुप्त कमरे में वेस्ले को अपने पिता की एक पुरानी डायरी और नक्शे मिलते हैं। उस डायरी में स्लोन और उसके पूरे संगठन द फ्रेटर्निटी को एक झटके में तबाह करने का एक बेहद शातिर और सटीक मास्टर प्लान लिखा हुआ था। यह प्लान क्रॉस अपनी मौत से पहले बना रहे थे। वेस्ले अपने पिता के आंसुओं और खून का बदला लेने के लिए उस अधूरे प्लान को पूरा करने का फैसला करता है। वेस्ले शहर भर से हजारों चूहों को इकट्ठा करता है। वह हर चूहे की पीठ पर एक छोटा सा टाइम बम और पीनट बटर लगा देता है। इसके बाद वह कूड़ा उठाने वाले एक बड़े ट्रक में उन हजारों चूहों को भरता है और सीधे संगठन के मजबूत किले जैसे मुख्यालय के पीठ पर मुख्य दरवाजे को तोड़ते हुए अंदर घुसा देता है। संगठन के दर्जनों हथियारबंद गार्ड ट्रक पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। वेस्ले ट्रक के अंदर से ही पिछला दरवाजा खोल देता है। पीनट बटर की खुशबू और बमों से लदे हजारों चूहे पूरे दफ्तर, गलियारों और कमरों में फैल जाते हैं। कुछ ही सेकंड में चूहों पर लगे टाइम बमों की उल्टी गिनती खत्म होती है और एक के बाद एक सैकड़ों जोरदार धमाके होते हैं। पूरी ऐतिहासिक इमारत ताश के पत्तों की तरह ढहने लगती है। आग, धुएं और मलबे का गुबार छा जाता है। प्राचीन बुनाई मशीन भी धमाकों में जलकर राख हो जाती है। धुएं के इस बवंडर के बीच वेस्ले दो चमचमाती पिस्तौलों के साथ एक तबाही के फरिश्ते की तरह खिड़की तोड़कर अंदर कूदता है। शुरू होता है एक तरफा कत्लेआम। वेस्ले अपनी दोनों हाथों से गोलियां बरसाते हुए आगे बढ़ता है। संगठन का एक सामने आता है और वेस्ले पलक झपकते ही उन्हें मौत के घाट उतार देता है। वह उस कसाई पहलवान को भी एक ही गोली में उड़ा देता है जिसने ट्रेनिंग के दौरान उसे बेरहमी से पीटा था। रास्ते में आने वाले हर स्नाइपर, हर हमलावर को मारते हुए वेस्ले सीधे मुख्य लाइब्रेरी वाले हॉल में पहुंचता है जहां स्लोन छिपा हुआ था। हॉल में पहुंचते ही संगठन के सभी
सभी बचे हुए शीर्ष हत्यारे वेस्ले को घेर लेते हैं। दर्जनों बंदूकों की नाल सीधे वेस्ले के सिर और छाती की तरफ तनी हुई थी। स्लोन एक चतुर लोमड़ी की तरह मुस्कुरा रहा होता है, लेकिन वेस्ले बिना डरे अपनी जेब से कपड़े का एक मुड़ा हुआ टुकड़ा निकालता है। यह वही कपड़ा था जो उसने स्लोन के कमरे से चुराया था। वेस्ले चीखकर सभी हथियारों से कहता है कि स्लोन एक नंबर का झूठा और धोखेबाज है। वह बताता है कि बुनाई मशीन ने पहले स्लोन का नाम निकाला था, लेकिन उसने अपनी जान बचाने के लिए कपड़े के टुकड़ों को छिपा दिया। इतना ही नहीं, वेस्ले वह कपड़ा खोलकर दिखाता है जिसमें कोड के रूप में वहां खड़े हर एक हत्यारे का नाम लिखा हुआ था, जिसमें फॉक्स भी शामिल थी। वेस्ले कहता है कि मशीन के नियम के मुताबिक तुम सबको बहुत पहले मर जाना चाहिए था, लेकिन स्लोन ने तुम सबका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। सभी हत्यारे एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। स्लोन जानता था कि उसकी चोरी पकड़ी जा चुकी है, इसलिए वह बड़ी चालाकी से पासा पलटता है। स्लोन बुलंद आवाज में कहता है, हाँ, यह सच है। मशीन ने हम सबका नाम निकाला था, लेकिन मैंने उस कोड को मानकर तुम सबको मरने नहीं दिया। मैंने तुम सबकी जान बचाई। अगर हम मशीन के अंधविश्वास को मानते तो आज हम में से कोई जिंदा नहीं होता। स्लोन आगे कहता है, अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं। या तो तुम उस पुरानी बुनाई मशीन के बेतुके नियम को मानो और इसी वक्त अपनी बंदूकों से खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर लो, या फिर मेरी बात मानो, इस फैसले को यहीं खत्म करो और अपनी किस्मत के मालिक खुद बनकर दुनिया पर राज करो। स्लोन के इस भाषण से वहां खड़े हथियारों का मन डोल जाता है। वे मशीन के नियम को छोड़कर अपनी जिंदगी चुनते हैं और अपनी बंदूकों का रुख फिर से वेस्ले की तरफ कर लेते हैं। वेस्ले अकेला पड़ जाता है। तभी वहां खड़ी फॉक्स आगे आती है। फॉक्स संगठन के उसूलों और बुनाई मशीन के आदेशों को अपने धर्म से भी बढ़कर मानती थी। उसके लिए धोखे के साथ जीना मुमकिन नहीं था। वह मुस्कुराती है और अपनी बंदूक उठाती है। फॉक्स अपनी कलाई को पूरे 360 डिग्री के कोण पर घुमाकर एक आखिरी और ऐतिहासिक गोली चलाती है। वह अकेली गोली उस विशाल गोल हॉल में हवा को चीरती हुई घूमती है। वह गोली एक एक करके कमरे में खड़े हर एक गद्दार हत्यारे के सिर को पार करती हुई आगे बढ़ती है। एक के बाद एक सारे हत्यारे जमीन पर गिरते चले जाते हैं और अंत में वह गोली गोल चक्कर पूरा करके सीधे फॉक्स के अपने ही सिर में जा लगती है। फॉक्स संगठन के कोड का पालन करते हुए खुद को कुर्बान कर देती है। कमरे में चारों तरफ लाशें बिछ जाती हैं। इस भयानक अफरा तफरी और धुएं का फायदा उठाकर चालाक स्लोन चुपके से पीछे के रास्ते से भाग निकलने में कामयाब हो जाता है। कहानी फिर से उसी मोड़ पर आती है जहां से शुरू हुई थी। कुछ महीनों बाद शहर का वही पुराना दफ्तर दिखाई देता है। वेस्ले की पुरानी डेस्क पर एक आदमी पीठ करके बैठा हुआ कंप्यूटर पर काम कर रहा है। तभी दफ्तर के दरवाजे से काले ओवरकोट में स्लोन अंदर दाखिल होता है। उसके हाथ में एक साइलेंसर लगी बंदूक थी। स्लोन दबे पांव वेस्ले की डेस्क के पीछे पहुंचता है और उसके सिर पर बंदूक तान देता है। स्लोन सोचता है कि उसने आखिरकार वेस्ले को ढूंढ लिया और अब वह उसका काम तमाम कर देगा। लेकिन जैसे ही स्लोन ट्रिगर दबाने वाला होता है, वह कुर्सी अपने आप घूमती है। कुर्सी पर वेस्ले नहीं बल्कि कपड़े और विग से बना एक पुतला बैठा हुआ था। स्लोन का माथा ठनकता है। वह समझ जाता है कि यह एक जाल है। उसी पल दफ्तर से कई मील दूर शहर की सबसे ऊंची इमारत की छत पर वेस्ले अपनी पिता की दी हुई शक्तिशाली स्नाइपर राइफल लेकर लेटा हुआ था। उसकी राइफल का टेलीस्कोप सीधे उसी दफ्तर की खिड़की पर केंद्रित था। वेस्ले धीरे से ट्रिगर दबाता है। बंदूक की नली से एक विशेष गोली निकलती है। वह गोली मील भर का फासला तय करती हुई शहर की इमारतों के बीच से गुजरती है। रास्ते में कार में बैठी एक महिला के हाथ से छूटे हुए डोनट के बीच वाले छेद से होती हुई वह गोली सीधे दफ्तर का शीशा तोड़कर स्लोन के माथे के बीचों बीच जा लगती है। स्लोन का भेजा उड़ जाता है और वह वहीं ढेर हो जाता है। अपने पिता की मौत का पूरा बदला लेने के बाद वेस्ले अपनी स्नाइपर राइफल से आंख हटाता है। वह कैमरे की तरफ देखता है। उसके चेहरे पर एक शांत लेकिन बेखौफ मुस्कान होती है। वह दर्शकों की तरफ देखते हुए एक तीखा सवाल पूछता है, यह मैं हूँ जिसने अपनी जिंदगी का नियंत्रण वापस अपने हाथों में ले लिया है।